learners, welcome back for the new video. In this video, we will discuss the determination of optimum coagulant dose which is required for the coagulation process. So next practical हम देखेंगे determination of optimum LM dose for water or wastewater treatment by using jar test. जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है ऑप्टिमम कोआगुलेंट डोज फाइंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हम जार टेस्ट एपरेटस कहते हैं. तो स्टार्ट करते हैं थियोरेटिकल पोर्शन में. हमने कोआगुलेशन क्या रहता है, फ्लोकुलेशन क्या रहता है. ओके, कोआगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ केमिकल टू डिस्टेबलाइज अ स्टेबलाइज चार्ज पार्टिकल. कोआगुलेशन प्रोसेस क्या, इट इज सिंपल एडिशन ऑफ केमिकल टू द water sample, or it is the addition of coagulant in the water sample to destabilize the colloidal particle, to destabilize the stabilized particle. Okay, फ्लोकुलेशन क्या रहता है, जो डिस्टेबलाइज हो गया पार्टिकल, स्टेबल पार्टिकल जो डिस्टेबलाइज हो गया उनका फ्लॉक फॉर्मेशन का काम क्या रहता है फ्लोकुलेशन में. फ्लोकुलेशन में स्लो मिक्सिंग की जाती है और कोआगुलेशन में जो मिक्सिंग की जाती है वो फास्ट मिक्सिंग की जाती है. ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो जार टेस्ट एपरेटस रहता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल. टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम एलएम डोसेज फॉर वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बाय जार टेस्ट. एपरेटस कौन कौन से लगने वाले हैं हमें, नेफ्लोमीटर लगेंगे टर्बिडिटी फाइंड करने के लिए, नेफ्लोमीटर ट्यूब लगेंगी या फिर इसे क्यूवेट भी कहा जाता है, जिसमें हम वाटर सैंपल कलेक्ट करेंगे और वाटर सैंपल जो ट्यूब में हम वाटर सैंपल कलेक्ट किया वो ट्यूब को जो टर्बिडिटी मीटर या नेफ्लोमीटर है तो उसमें जो ऐड कर उसमें जब इंसर्ट करते हैं वो जो ट्यूब है तो उसे नेफ्लोमीटर ट्यूब या क्यूवेट कहा जाता है. जैसे इधर देखें तो ये क्यूवेट है या नेफ्लोमीटर ट्यूब है. देन पिपेट, बीकर, स्टीरर, मेजरिंग सिलेंडर, ये सभी आपको पता है. ठीक है, स्टार्ट करते प्रोसीजर. टेक 500 ml ऑफ वाटर सैंपल इन 6 बीकर्स यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर. टोटल 6 बीकर्स लेने और 6 बीकर्स में 500 ml वाटर सैंपल ऐड करना है हमें. जो वाटर को कितना कोआगुलेंट ऐड करना है वो फाइंड करना है हमें, तो वो वाटर सैंपल लेंगे. पहले बीकर में 500 ml ऐड किया. रिपीट द प्रोसीजर फॉर रिमेनिंग 5 बीकर. 5 बीकर्स में भी सेम प्रोसीजर रिपीट करने में 5 पूरे 6 जो बीकर है और वो 6 बीकर की कैपेसिटी, हर एक बीकर की कैपेसिटी 1 लीटर है, तो हमें हर बीकर में 500 ml क्या करना है वाटर सैंपल ऐड करना है. उसके बाद में एड डिफरेंट डोसेज ऑफ एलम सॉल्यूशन टू 6 बीकर विथ 1 एज अ ब्लैंक. एक जो बीकर है एक बीकर ब्लैंक रखना और बाकी के सभी बीकर में अलग अलग डोसेज क्या हमें क्या करना है देने हैं. तो पहला बीकर जो हम ब्लैंक रखेंगे, सेकंड बीकर में हम जो है कोआगुलेंट ऐड करेंगे और हर एक बीकर में जो कोआगुलेंट का डोज होना चाहिए वो अलग होना चाहिए. तो फर्स्ट बीकर में देखते हैं कितना ऐड किया है इन्होंने. फर्स्ट बीकर में 1 ml LM solution ऐड किया. 1 ml LM solution is equivalent when you add 1 ml of LM solution in the 500 ml water sample, it is equivalent to 10 मिलीग्राम पर लीटर. जो डोज है वो डोज 10 मिलीग्राम पर लीटर का आएगा. देन हमने 2 ml दूसरे इसमें 2 ml ऐड करेंगे जो उसका डोज आएगा 20 मिलीग्राम पर लीटर आएगा. देन तीसरे इसमें हम 3 ml ऐड करेंगे, उसका डोज आएगा 30 मिलीग्राम पर लीटर आएगा. ऐसा करते करते 4-5 ml हम ऐड करेंगे, यानी जो हमारी डोजिंग है कोआगुलेंट की जो डोजिंग है वो 0 मिलीग्राम पर लीटर, 10 मिलीग्राम, 20, 30, 40, 50 इतना जो है हमने डोज प्रोवाइड किया गया. सभी 6 बीकर में डिफरेंट डोजिंग हमने प्रोवाइड कर दी गई है. द यूनिट ऑफ टर्बिडिटी इज NTU, वेयर NTU स्टैंड्स फॉर नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट. थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट, अब जार टेस्ट एपरेटस जो है वो जार टेस्ट एपरेटस हमें यूज करना है. स्टीर द मिक्सर thoroughly at 100 rpm for 1 minute and 30 rpm for 29 minutes. पहले जैसे हमने कोआगुलेंट ऐड किया वैसे ही जो वाटर सैंपल की मिक्सिंग करनी है वो 100 rpm से 1 मिनट के लिए करनी है, यानी 1 मिनट के लिए हमें कोआगुलेशन प्रोसेस करनी है और 29 मिनट्स के लिए स्लो मिक्सिंग यानी फ्लोकुलेशन करना है जो 30 rpm पे करना है.
तो जार टेस्ट एपरेटस में सभी के सभी 6 बीकर हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। 6 बीकर प्लेस करने के बाद जो स्टेरर है वो स्टेरर को इंसर्ट करेंगे अभी हर एक बीकर में। इंसर्ट करने के बाद जो जार टेस्ट एपरेटस है वो जार टेस्ट एपरेटस को ऑन करना पड़ेगा। हम जार टेस्ट एपरेटस ऑन किए, फिर जैसे कि बोला है मैंने आपको कि 1 मिनट तक हमें रैपिड मिक्सिंग करनी है, तो स्टेरर की जो स्पीड है वो 100 आरपीएम पे सेट करनी है। 100 आरपीएम पे क्या हो गई है, सेट हो गई है। और 1 मिनट के लिए सेट करनी है, तो 1 मिनट के लिए सेट हो गई है। अब क्या था, 1 मिनट तक रैपिड मिक्सिंग थी, उसके बाद में 30 आरपीएम पे हमें क्या करना, 30 आरपीएम सेट किया। 30 आरपीएम पे स्लो मिक्सिंग करनी है, या फिर 30 आरपीएम पे स्लो मिक्सिंग ही होने वाली है। और वो उसके लिए जो टाइम प्रोवाइड करना है ना, फ्लोकुलेशन के लिए टाइम प्रोवाइड करना है हमें 29 मिनट। थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है, ओके। 29 मिनट की रैपिड मिक्सिंग है। अब इंस्ट्रूमेंट जो हम स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं, और स्टीरर जो वो स्टीरर सभी की सभी स्टीरर निकालते हैं। और जो बीकर है वो बीकर वो जार टेस्ट एपरेटस से अलग करते हैं। तो सभी बीकर को क्या करना है, उसके बाद में 29 मिनट्स की स्लो मिक्सिंग के बाद में हमें क्या करना है, 20 मिनट्स के लिए सेटलिंग के लिए अलाउ करना है। जो वाटर सैंपल है वो 20 मिनट्स के लिए सेटलिंग के लिए अलाउ करना है। सेटलिंग होने के बाद जो बीकर में ऊपर का जो वाटर है उसे सुपरनेटेंट कहा जाता है। सेटलिंग के बाद का जो ऊपर ऊपर का जो वाटर है वो सुपरनेटेंट को हमें उसकी टर्बिडिटी कितनी है वो चेक करनी है सभी बीकर में की। तो उसके लिए हमें जो नेफ्लोमीटर ट्यूब है या क्यूवेट जो उसमें हर एक वाटर सैंपल जो वो 6 के 6 वाटर सैंपल हमें क्या करना है उसमें प्लेस करना है। वाटर सैंपल कलेक्ट कर लिया हमने। आफ्टर कोआगुलेशन, कोआगुलेशन फ्लोकुलेशन के बाद सेटलिंग भी किया हमने। उसके बाद जो वाटर सैंपल रहने वाला है सुपरनेटेंट जो रहने वाला है उसकी टर्बिडिटी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब हमें नेफ्लोमीटर यूज करना है। तो नेफ्लोमीटर यूज करने से पहले हमें सबसे पहले हमें वो कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो कैलिब्रेट करते समय सबसे पहले डिस्टिल वाटर लिया जाता है। डिस्टिल वाटर कैलिब्रेशन के लिए लिया जाता है, तो पहले डिस्टिल वाटर लिया। अब डिस्टिल वाटर जो रहता है सबसे प्योर रहता है और उसकी टर्बिडिटी जो रहती है वो जीरो रहती है। अगर इंस्ट्रूमेंट ने जीरो टर्बिडिटी दिखा है तो इंस्ट्रूमेंट जो कैलिब्रेटेड है, नहीं तो हमें जीरो पे सेट करना पड़ेगा। इधर देखिए फाइन स्क्रू है, ये फाइन स्क्रू से हम क्या कर देंगे, जीरो एडजस्ट कर देंगे। यानी डिस्टिल वाटर के लिए कैलिब्रेट हो गया। 2 पॉइंट कैलिब्रेशन मेथड रहती है इधर। यानी हमने एक जीरो टर्बिडिटी का वाटर सैंपल तो लिया, उससे कैलिब्रेट कर दिया। उसके बाद में हमें 100 एनटीयू को वाटर सैंपल लेना है या 100 एनटीयू को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है, और उससे फिर से हमें क्या करना है, इसे कैलिब्रेट करना है। तब जब हम 100 एनटीयू का सैंपल डालेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालेंगे, तो उसमें रीडिंग देना चाहिए 100, इंस्ट्रूमेंट में 100 रीडिंग देना चाहिए, लेकिन इधर 97 दिखा रहा है। इसलिए इसे हम एडजस्ट करेंगे 100 पे। यानी कि इसका मतलब कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट अभी कैलिब्रेट हो गया है। अब हम ये इंस्ट्रूमेंट वाटर सैंपल की पीएच सॉरी वाटर सैंपल की टर्बिडिटी फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। नेफ्लोमीटर हैज टू बी कैलिब्रेटेड इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और रिड्यूस द बायस इन इट्स रीडिंग। बराबर है, जो रीडिंग्स है वो रीडिंग्स गलत नहीं है इन्होंने, इसलिए हम क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। तो ट्रू है ये करेक्ट आंसर। अब मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी ऑफ सैंपल, जो हमने 6 बीकर में का जो वाटर सैंपल लिया है क्यूएट में नेफ्लोमीटर ट्यूब में, उस उन सभी के टर्बिडिटी हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। पहला कलेक्ट करते हैं। पहले वाटर सैंपल जिसमें हमने 0 मिलीग्राम पर लीटर डोज डाला था एज अ ब्लैंक, उसकी टर्बिडिटी है 66.4। उसके बाद में सेकंड जो बीकर था उसमें हमने 10 मिलीग्राम पर लीटर यानी 1 ml डाला था ना, 10 मिलीग्राम पर लीटर उसकी डोजिंग वो लेंगे। सिमिलरली मेजर द टर्बिडिटी ऑफ रिमेनिंग सैंपल, बाकी सभी सैंपल की जो टर्बिडिटी ऐसी हमें फाइंड करनी है। और जिस बाकी की जो टर्बिडिटी है वो सेकंड सैंपल जिसमें मैं 10 मिलीग्राम पर लीटर डाला था उसमें उसकी टर्बिडिटी जो रेसिडुअल टर्बिडिटी है वो 60.5 है। उसके बाद 21.8, 12.8, 18.6, 43 ये।
क्वेश्चन है इधर, कोआगुलेशन इज स्लो मिक्सिंग, गलत है। कोआगुलेशन जो स्लो मिक्सिंग नहीं है, कोआगुलेशन रैपिड मिक्सिंग है, फ्लोकुलेशन जो है वो स्लो मिक्सिंग, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। अब ये जो हमने रेशियो टर्बिडिटी तो फाइंड कर दिया, अब इस पर से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑप्टिमम कोआगुलेंट डोज कितना है। तो सिंपल है, जो वाटर सैंपल की टर्बिडिटी सबसे कम है वो वाटर सैंपल के लिए जो डोज हमने प्रोवाइड किया गया है वो सबसे कम, सॉरी वो ऑप्टिमम कोआगुलेंट डोज है। देखते इधर, इधर हमने जैसे बताया 0 रहेगा तो 0 ही आएगा, 1 रहेगा तो 10 मिलीग्राम पर लीटर आएगा, 2 रहेगा तो 20 मिलीग्राम पर लीटर डोजिंग आएगा, 3 रहेगा तो 30 रहेगा, ऐसा चेक करते हैं। देखिए 0, 10 और जो रेसिडुअल टर्बिडिटी हमने फाइंड की है नेफ्लोमीटर से, तो आगे अब क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें ग्राफ फॉर्म करना पड़ेगा रेसिडुअल टर्बिडिटी वर्सेस एलएमडोस। एलएमडोस एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जो है वो रेसिडुअल टर्बिडिटी जो लास्ट कॉलम है वो उसका, और उससे जो सबसे बॉटम वो कर्व का सबसे बॉटम का जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट यानी कि हमारा ऑप्टिमम कोएगुलेंट डोज का या ऑप्टिमम पॉइंट रहेगा। देखते हैं ग्राफ, टर्बिडिटी वर्सेस एलएमडोस, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहा जाता है इसे। अब देखिए इधर जो सबसे ये कर्व फॉर्म हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमने एलएम डोज लिया है, वाई एक्सिस पे टर्बिडिटी लिया है, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट ये मिला है कर्व का। और ये कर्व पे जो एलएम डोज है वो एलएम डोज है 31.5, और जो रेसिडुअल टर्बिडिटी है वो 12.63, यानी हमारा जो ऑप्टिमम एलएम डोज है वो ऑप्टिमम एलएम डोज है वो 31.5, यानी 31.5 मिलीग्राम पर लीटर डोजिंग किया तो सबसे कम टर्बिडिटी वाटर सैंपल में रहेंगे, यानी रिमूवल जो है सबसे ज्यादा होगा, इसलिए 31.5 हमारा क्या है ऑप्टिमम। एक बार फिर से 31.5 ऑप्टिमम एलएम डोज है, 31.5 चेक करते हैं, करेक्ट है। तो ये था इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमम कोएगुलेंट डोज फाइंड कर सकते हैं कोई भी वाटर सैंपल का, चाहे वो वाटर है चाहे वो वेस्ट वाटर है। कलर रिमूवल के लिए भी हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमम कोएगुलेंट डोज फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज द ऑप्टिमम quantity of alum required for the given water sample with turbidity 12.63 to 31.5 है पहला करेक्ट आंसर। बाद में तो ऑप्टिमम इन्फरेंस में the optimum quantity of alum required for the given sample with turbidity 12.63 NTU is 31.5 मिलीग्राम पर लीटर। जो ऑप्टिमम डोज है वो है हमारा 31.5 मिलीग्राम पर लीटर। ये था ऑप्टिमम कोएगुलेंट डोज कैसे फाइंड किया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।